पिछले कुछ महीनों में ये चीज तो हमने लिटरली अपनी आंखों के सामने होती हुई देखी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रेसलमेनिया के प्लान्स को कितना चेंज किया है। ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा डर्ट शीट्स पे रिलाई करने की जरूरत पड़ी, हमारी आंखों के सामने डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सारे चेंजेस किए। बट डब्ल्यूडब्ल्यू का ओरिजिनल प्लान क्या था जब ड्रू मैकिंटायर के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी? तो एक आइडिया जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर रही थी वो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच। लेकिन ये कोई एक रेगुलर मैच नहीं होने वाला था। डब्ल्यूडब्ल्यू इसको बनाने वाली थी एक हेल इन अ सेल मैच। आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने हेल इन अ सेल वाली ऐसे ये एक जैसे पहले नाम से ही पीएलई होता था, पीपीवी होता था, डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको एलिमिनेट कर दिया। वो चाहते हैं कि जब उस मैच को कोई स्टिपुलेशन सूट करे तभी हम उस चीज को करें। तो ये एक चेंज है जो हमने देखा है। विंस मैकमैन को वो चीज पसंद थी, अभी ट्रिपल एच के टाइम में उनको कोई चीज पसंद नहीं है। तो ये एक बहुत ज्यादा जो हेड जो चेंज हुए हैं उसकी वजह से चेंज आया। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कंसिडर कर रही थी कि इनके बीच में एक हेल इन अ सेल मैच करते हैं। अब तो मेरे को दिमाग लगाने का भी ऐसा मन नहीं कर रहा कि अच्छा ये मैच कैसा होता, अच्छा होता या बुरा होता, क्योंकि ड्रू वर्सेस कोडी की फ्यूड को भी बहुत लंबे टाइम से घसीट रहे थे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अलग अलग, लेकिन वैसे भी अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू साइड के साथ जा नहीं रही है। बट इसमें अच्छी बात है कि ये होती है कि ड्रू मैकिंटायर स्टिल चैंपियन होते और शायद एज चैंपियन ही वो वहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे होते। और अगर उस टाइम पे फिर कोडी रोड्स जीत जाते तो फिर कुछ जो आउटरीच है वो नेक्स्ट लेवल का आता। और आउटरीच के बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में। एंड वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 851 में आई गेस। और सबसे पहले इस साल के रेसलमेनिया के ग्राफिक की बात कर लेते हैं। मैंने पूछा था कि ये नाइट 1 और नाइट 2 के अलग अलग क्यों हैं, तो किसी ने मेरे को बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे पहले भी कर रही है। मैंने इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू अपने ग्राफिक को अपडेट ही करते जा रही है। तो लोग भी पूछने भाई इस बार की रेसलमेनिया की थीम है क्या। अब आप इस वाले मैच कार्ड को देखो, यहाँ पे कुछ अलग ही लग रहे हैं रोमन रेंस और सीएम पंक। ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो स्टोरी लाइन, जो क्रिएटिव रूम में लोग बैठे रहते हैं वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है, और डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरी जो टीम है वही प्रिपेयर्ड नहीं है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे चेंजेस पे लेके आ रही है बार बार। और एक ना नंबर्स भी निकल के आए हैं मंडे नाइट रॉ के, जहाँ पे रोमन रेंस और सीएम पंक के बीच में फेस टू फेस हुआ था। वो 2 मार्च का जो एपिसोड था, नेटफ्लिक्स के नंबर्स ये हैं और इसने 3 मिलियन से ऊपर नंबर्स करे हैं, जो कि 7% ज़्यादा थे उससे पहले वाले हफ्ते से। अब यहाँ पे देखो लोग रोमन रेंस को इस चीज़ का क्रेडिट दे रहे हैं। बोलने को आप बोल सकते हो भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो 7% का जंप है इसमें किसी को क्रेडिट लेना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है कि 3 मिलियन से बात 3.5 मिलियन या उससे ऊपर पहुंच रही है तो आप कह सकते हो कि वो एक मेजर शिफ्ट होता है। तो वही है कि मतलब लोग ना बस लिखने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, कि बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ जो रोमन रेंस को सपोर्ट करेगा वो उसके नाम पे कुछ भी बोल देगा, कोडी रोड्स को जो सपोर्ट करेगा वो उसके नाम पे फिर कुछ भी बोल देगा। और कल की मंडे नाइट रॉ से देखो, जो मैं आपको बताता हूँ ना छोटी छोटी बारीकियाँ कि कैसे वो भी मैटर करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस बंदे का कॉल नहीं आना चाहिए था, लेकिन अभी मुझे ठीक है ठीक है। हाँ, तो मैं बारीकियों की बात कर रहा था। तो कल मंडे नाइट रॉ में जब फिन बैलर के ऊपर वो पड़ता है स्प्लैश, जो कि फ्रॉग स्प्लैश लगाने के लिए जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, तो उस टाइम पे फिन बैलर को देखना वो बंदा छटपटा रहा है। और देखो इसको कहते हैं स्टोरी को अच्छे से बयां करना, स्टोरी को टेल करना, जिसका नाम ही स्टोरी टेलिंग है। कि वैसे भी वो लेट सकते हैं, लेकिन कैसे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियल दिखाने के लिए फिन बैलर से छटपटा रहे हैं, कि जैसे कि वो कूदने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद मैंने कुछ टाइम पहले आपको वो लोगन पॉल का भी बताया था ना कि कैसे उनके ऊपर कर्ब स्टॉर्म पड़ने वाला था। तो वो ऐसा नहीं कि पहले से टेढ़ी टेढ़ी नजरें करके देख रहे थे। और इस वाली चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। देखो इस ट्वीट पर भी 15,000 से ऊपर लाइक्स हैं। तो ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैं कहता हूँ ना कि स्टोरी लाइन में मजा तब आता है जब वो चीज़ रियल फील होने लगे। अब जैसे सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में वो जो लाइन उन्होंने उनके पिताजी के बारे में बोल दी है, उसकी वजह से कितना कुछ माहौल जो है वो चेंज हो गया है। आई थिंक इसको भी समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई नया नया डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा है, मैं तो बोलूँगा 4-5 साल से भी देख रहा है, तो वो चीज़ एकदम से घुसती नहीं है पूरे। लेकिन जब पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग आपके ब्लड में घुल मिल जाती है इतना ज़्यादा देखने के बाद, फिर जाके ऐसी चीज़ें जो है वो समझ में आती है। और ये कल जो है हमने देख लिया, फाइनली फिन बैलर का टर्न हो गया है, फेस वो बन चुके हैं। 4 साल के बाद उनको जजमेंट डे से छुटकारा मिला है। मैं बोलूंगा इसे छुटकारा वर्ड ही बिल्कुल सही रहेगा फिन बैलर के लिए। तो डेमन प्रीस्ट ने ना ट्वीट किया और कहते हैं कि सक्स डजंट इट, मतलब वो एक तरीके से टॉन्ट कस रहे थे कि मेरे साथ भी गलत हुआ था, अब तुम्हारे साथ भी देखो गलत हुआ है। तो उस पर जेडी मैकडोनाल्ड ने रिप्लाई करके बोला, कोट करते हुए, आस्क एज। वो ऐसे बोल रहे थे कि भाई तूने भी तो एज के साथ धोखाधड़ी करी थी। और भाई डोमिनिक ने तो फिर मतलब ट्वीट पे ट्वीट, और हर जैसे जैसे ट्वीट कोट हो रहे हैं आगे और सैवेज होते जा रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो ने एडम कोपलैंड करके लिखा, मतलब एज वाले बात को, कि वो कह रहे भाई एज मत बोलो उसे, तुम एडम कोपलैंड बोलो। इस पे वैसे अगर कोई कोप लिख देगा आगे तो वो और ज़्यादा फनी हो जाएगा। और साथ में डोमिनिक ने ये हंसने वाली जो GIF है इसको भी लगाया हुआ था। तो ये तो अपनी अलग ही मस्ती में चल रहे हैं। अब यहाँ से भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से काम कर लो। अब तो मैं सोच रहा हूँ डोमिनिक के पास
होना चाहिए था वैसे टाइटल, तो फिन बैलर को चैंपियनशिप जीतने का मौका भी मिल जाता तो वो अच्छी बात हो जाती उनके लिए रेसलमेनिया के लिए। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि टाइटल इसमें नहीं है तो कोई मज़ा नहीं आएगा। इनकी स्टोरी अच्छी है, इतना टाइम से उन्होंने रोक के जो उसको रखा था, अब अगर इन्होंने इसमें कुछ एफ अप किया तो समझ लो भाई 4 साल की स्टोरी को तुम अच्छे से नहीं बता पा रहे, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे तुम गलती करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम कोशिशें करते रहते हो पूरी गलतियां करने की। अभी आपको कुछ टाइम पहले पता होगा जब डब्ल्यूडब्ल्यू ESPN के ऊपर आई थी, तो पहले जैसे कुछ आउटलेट्स हैं जैसे BR है, बाकी रेसलिंग इंक है, ये सारे लोग ना शोज़ को रेट भी करते हैं, ये इनके एनालिस्ट ही होते हैं। जैसे BT स्पोर्ट भी करता था एक टाइम पे, अभी BT स्पोर्ट का शायद नाम चेंज हो गया, तो वैसे ESPN भी करता था, वो एक प्लेटफॉर्म अलग था। लेकिन ESPN पे आने के बाद, क्योंकि अब तो ESPN की हो गई है डब्ल्यूडब्ल्यू, तो उनके वो जो वहाँ पे ऑथर हैं वो तो अपना रेटिंग देते ही थे। जैसे रेसल पलूजा को उन्होंने C वाली रेटिंग दी थी, C- दी थी, C+ दी थी, C में आई थी रेटिंग। तो उसके बाद वो बहुत बड़ी बात बनी थी कि ये क्या हो रहा है कि ESPN पे ही तुमने हवा बनाया था कि भैया बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, तुम्हारे जो राइटर्स हैं उन्होंने ही इसको C रेटिंग दे दी है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस प्रथा को बंद कर दिया है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पुश किया कि भैया यार ये सब मत किया करो तुम, अब तो तुम्हारे पास डब्ल्यूडब्ल्यू है, तो अपना जो तुम्हारा क्योंकि नाम तो ESPN का ही आएगा, मान लो एडम नाम के किसी ऑथर ने लिखा है, लेकिन एडम बाय ESPN होगा वो, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने बोला ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो हर चीज़ को सेंसर किया जा रहा है। तो लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि शो तो इंप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम चीज़ों को सेंसर ज़रूर कर सकते हैं। एक टाइम पे विंस जब थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये कितने बेशर्मी वाली बात हो रही है, ऐसे अटेंडेंस के नंबर बढ़ा के दिखा देना, चीज़ें सामने होती हुई दिख रही हैं, लेकिन तुम फैंस की इंटेलिजेंस के साथ ही खेलते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें ऐसा दिख रहा है। तो अब वो चीज़ें ट्रिपल एच के साथ भी होना शुरू हो चुकी हैं, और एक पॉइंट पे जाके जो भी, अब तो मुझे पता चल गया, जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू को कंट्रोल करने वाला है, चाहे उसको कितना ही प्रेज मिले, एक पॉइंट पे जाके फैंस उसके ऊपर टर्न कर ही जाते हैं, क्योंकि आप हर किसी को खुश या सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और वैसे भी क्वेश्चनेबल चीज़ें पिछले कुछ टाइम में ट्रिपल एच ने करी हैं, तो वो तो सवाल काफ़ी सारे बनने वैसे भी बनते हैं। अगली जो मंडे नाइट रॉ है उस पर पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू सेलिब्रेट करने वाली है 316 डे, जो कि आपको पता है स्टोन कोल्ड का होता है, तो आपको स्टोन कोल्ड दिख सकते हैं अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और स्टोन कोल्ड उन बंदों में से भाई जिसको मैंने कभी रियल टाइम में, जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूँ, मैंने ऐसे देखा नहीं है, मैंने मतलब उनसे मैं ऐसे एंटरटेन नहीं हुआ रियल टाइम में जैसे हम आज के सुपरस्टार्स को या फिर 2005-6 के बाद से सुपरस्टार्स को देख रहे हैं। लेकिन स्टोन कोल्ड का वो ऑरा भाई फील हो जाता है आज भी, जबकि अब उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से वो रिंग में होते हैं, स्पेशली उनका वो जो टोस्ट है वो करना होता है, और उसका उनके बाद उनका जो माइक पे बातें होती हैं, जिस भी डब्ल्यूडब्ल्यू सेगमेंट में उनको डाल देती है, अच्छा होता है। तो अगली मंडे नाइट रॉ इस हिसाब से बहुत तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ये पूरी स्टार स्टडेड होगी। और इस वाली मंडे नाइट रॉ से अगली मंडे नाइट रॉ में बहुत सारे जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो आपको देख सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सारे रिसोर्सेज हैं, बस उनका एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब आपको पता है रेसलमेनिया में जो मैच होने वाला है वो अब तो पता ही है, कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और चांसेस बहुत 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 ज़्यादा कम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें कोई चेंज करे, क्योंकि उन्हें मिल गया भाई कोडी रोड्स वाला मैच, जहाँ पे उनके वो चैंपियनशिप या तो मैच में है, या फिर वो चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर है, या फिर उस चैंपियनशिप को वो डिफेंड कर रहे हैं। तो अब इसके पीछे डर्ट शीट्स ने रिपोर्ट किया है कि इस मैच के लिए जो गुहार है, गुहार थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इस मैच के लिए जो पिच है वो कोडी रोड्स नहीं करी थी, कि ये भाई एक बिग टाइम मैचअप है, तो इसको रेसलमेनिया में करना एक अच्छा डिसीजन होगा। अब अगेन इस चीज़ को भी देखो फैंस किस तरीके से देख रहे हैं। जो एंटी कोडी रोड्स है वो तो बोलेगा देखो भाई कितना गलत आदमी ये है, इसने अपने आप को स्पॉट पर डालने के लिए ड्रू मैकिंटायर का जो स्पॉट है उसको छीन लिया। बट मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता, मुझे लगता है कि हाँ भाई ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे आइडियाज़ वैसे भी कोडी रोड्स पिच करते ही रहते हैं। अभी तक मैं ये तो नहीं बोलूँगा भाई कोडी रोड्स कोई सेल्फिश इंसान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनकी ऐसी इमेज बना दी कि ये तो बस जहाँ इसका बढ़िया होगा वहीं ये उसी बारे में बात करता है। लेकिन उन्होंने बात पहले भी करी है जो कि कंपनी के ग्रेटर गुड के लिए होता है, ना कि खुद के लिए, और ऐसा आपको बनना पड़ता है सेल्फलेस अगर आप उस बड़े एक पोजीशन पर या उस बड़े वाले ओहदे पर आ जाते हो। जैसे रोमन रेंस ने बोला था भैया ये बढ़िया होगा कि रेसलमेनिया 40 में वो जो टाइटल है वो मेरे हाथ से जाना चाहिए और कोडी रोड्स के पास आना चाहिए। तो ये उनकी ही पिच थी, और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने भी ऑब्वियसली जो ब्रेन्स हैं उनको चलाया होगा, और उसके बाद फिर ये जो मैच है वो होने वाला है। तो इसको इतना भी एंटी वाले तरीके से आई थिंक नहीं देखना चाहिए जैसे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी कितने डिसलाइक्स हो चुके हैं उस वीडियो में उस पर आए तो भाई ये 200 के यानी कि 2 लाख से ऊपर अब डिसलाइक्स पहुंच चुके हैं, और इस पर कुछ अपडेट नहीं आई है, मतलब ये अभी वैसे के वैसे ही हैं। मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है भाई कि कुछ तो हुआ है, कुछ ऐसी जैसे PR वाले बात होती है ना, ये हमने इसको आज कल के टाइम पे तो भाई ये बहुत यूज़ हो रही है, चाहे पॉलिटिशियंस की बात हो, सेलिब्रिटीज़ की बात हो, हॉलीवुड की बात हो, बॉलीवुड की बात हो, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है भाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोडी रोड्स से रिलेटेड कमेंट्स भी डिलीट हो रहे थे WWE के पेज पर, और उससे पहले मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। फिर ये भी बोला गया था कि ये फेक डिसलाइक्स हैं, तो क्या वो भी पेड ट्वीट्स से? ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पता नहीं, देखो भाई ये तो अब डिसलाइक्स डले के डले ही हुए हैं, ये रिवाइज भी होते हैं। जैसे भाई आपको शायद पता नहीं होगा, यूट्यूब से सब्सक्राइबर्स भी ऑटोमेटिक डिलीट होते हैं। वो क्यों होते हैं? या तो वो इनएक्टिव होते हैं, या फिर उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ बॉट अकाउंट्स होते हैं वो हटते रहते हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो पता नहीं, ये तो अब इसका वेट ही कर लो, देखते हैं क्या होगा आगे। और बाकी कोडी रोड्स को जो इतनी नफरत मिली है पिछले कुछ टाइम में, इससे WWE मैनेजमेंट को क्या असर पड़ा है, तो इसके बारे में भी रिपोर्ट आई है। और कहना यह है कि WWE भाई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उन्होंने जैसे अपने प्लान सोचे थे वो उसी पे स्टिक करने वाले हैं, और ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कि WWE के लिए कंसर्निंग हो। थोड़ा सा फनी है कि ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं चीज़ों को लेके, कि अगर उनके हिसाब से वो चीज़ फिट है तो उस पर कितना भी नेगेटिव आ जाए तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर उन्हें लगे कि भाई यहाँ से हमें अपनी गाड़ी बदलनी चाहिए और वैसा हल्का सा भी फैंस उस साइड में लग जाए, तो फिर ये अपनी गाड़ी चेंज भी कर देते हैं। कैरन क्रॉस में बोलूंगा रिसेंटली कि इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, उनके लिए भी कितने सारे लोगों ने सपोर्ट किया था, चीयर किया था। ट्रिपल एच को कैसे पीछे उन्होंने बोला था कि यू वांटेड ब्रॉक करके जो उन्होंने बोला था, जबकि वहाँ पे कैरन क्रॉस के चैंट लग रहे थे। फिर देखो किसी ने ग्राफिक भी अपडेट सा कर दिया, इसको एडिट बना दिया। 2024 में रॉक ने स्पॉट लेने की कोशिश करी थी कोडी रोड्स का, जो कि उनको लौटा दिया गया था फिर, और अब कोडी रोड्स ने ड्रू मैकिंटायर का वो जो स्पॉट है वो लेने की कोशिश करी है। ये थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन अब आपको पता ही ऐसी चीज़ें फिर कई बार फनी भी लगती हैं, तो इतना अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। स्टोरी लाइन के बारे में आप बात करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 7 साल पहले की अगर हम अच्छी मेमोरीज की बात करें तो द शील्ड का फाइनल चैप्टर किस किस को याद है, जो कि WWE को पता था कि डीन एम्ब्रोज जा रहे हैं, तो उन्होंने एक लास्ट टाइम शील्ड के ऊपर जो कैश इन है, उनके ऊपर जो है मनी है, उसको बनाने का सोचा था। और ये 7 साल पहले मंडे नाइट रॉ में आखिरी एंट्रेंस थी शील्ड की। अभी तो बस हम शील्ड के वापस आने का वेट ही कर रहे हैं, और वही है डीन एम्ब्रोज अब कब तक आएंगे। अभी उनकी कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन भी रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया में होने वाले, उसको लेके भी कई सारे जो फैंस है वो होप लगाते हैं, मे भी हो सकता है उनका कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद तक चल रहा हो, तो ये तो फ्यूचर की बात है। लेकिन वो टाइम भी एक अपने आप में अलग था, शील्ड का फाइनल चैप्टर। और मैं बोलूँगा कि अभी तो नॉस्टैल्जिया में जाके मेमोरेबल लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा फोर्स था। साफ दिख रहा था कि ये बंदा जा रहा है, और इसको डेडिकेट करते हुए, ऐसा नहीं कि वो शील्ड के लिए ट्रिब्यूट था, वो था कि एक आखिरी बार थोड़े नोट और छाप लिए जाएं। एक बड़ी सही बातचीत लगी मुझे। आप यहाँ पे देखो भाई, ये बंदा क्या कहना चाह रहा है कि कैसे WWE में एक कैरेक्टर फटीग वाली चीज़ होती है जिसको WWE को कंसिडर करना चाहिए। होगन के कैरेक्टर की उन्होंने बात करी, गोल्डबर्ग के कैरेक्टर की बात करी, जॉन सीना के कैरेक्टर की बात करी, रोमन रेंस, शार्लेट फेयर, जो कि बहुत सालों तक सेम फील हुए, और इसकी वजह से फैंस ने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे इस बारे में बात हो रही है कैसे हमेशा कैरेक्टर में नई चीज़ तुमको लेके आनी चाहिए, और अब ये जो बात है वो बोली जा रही है कोडी रोड्स के लिए। और मैंने भी देखा कल वाली कमेंट सेक्शन में, मैंने वॉइस में भी रिप्लाई किया था कि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कमेंट में कि भाई आप ज़्यादा नेगेटिव साउंड कर रहे हो। अब दो चीज़ें हो जाती है, पहला, जब मैं WWE के बारे में अच्छी बात करता हूं तो लोग कहते हैं भाई आप नकली हाइप बनाते हो, क्योंकि आपको भी चाहिए कि लोग हाइप रहें, और जितने ज़्यादा लोग हाइप में होंगे WWE की, उतना ज़्यादा फिर लोग आपके ऑब्वियसली वीडियोज़ में आएंगे। तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि यार मैं WWE के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ, तो ये तो भाई फिर मेरे एजेंडा के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा। तो भाई मैं बहुत ऑनेस्टली बात करता हूँ जो मुझे सही में चीज़ें लग रही होती हैं, क्योंकि WWE अभी अच्छी होनी चाहिए थी और वो नहीं हो रही, इसलिए जो नाराज़गी वो है। वरना मार्च के टाइम पे पिछले सालों में अगर आप जाओगे, मैं तो बोलूँगा पिछले वाले साल में भी चले जाओगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो सही होनी चाहिए थी, और इस बार वैसा फील हुआ नहीं, क्योंकि WWE खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगता है। तो मैं तो देखो अपने ऑनेस्टी ओपिनियन हमेशा देने वाला हूँ। जो 9 साल से देख रहे हैं अब उनको पता होगा कि ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेरे को ये है कि अपने जो दिल की बात है वो सीधा कैमरा के आगे होनी चाहिए, और इसीलिए चैनल पे रिव्यूज़ होते हैं, एनालिसिस होता है, स्पेकुलेशन होती हैं, प्रेडिक्शंस होते हैं, और फिर हम जो चीज़ें चल रही होती है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वरना मैं भी ऐसा कर सकता था कि बस आज तक की तरह 100 मिनट में 100 बुलेटिन बोल के मैं उसके बाद आगे बढ़ जाता, तो वो हिसाब किताब नहीं होता इस चैनल पर। बाकी मेरा बिल्ला थोड़ा सा खांसी कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे। अब देखो ये जो चैंपियनशिप है वो पेंटा के पास आ गई, तो इसके बारे में भी ये देखो बिलो द बेल्ट जाना हो जाता है, तो किसी ने स्टेफनी मैकमैन को जो है मास्क के अंदर डाल दिया है, और ट्रिपल एच कह रहा है कि ले भाई तुझे मास्क वास्क पहनाने ना, ये हुडी पहनानी है तो अपनी बीवी को जाके पहना दे तू, ये तेरा जो ऑब्सेशन है मास्क मैन के साथ, इसको तो WWE की स्टोरी में मतलब इसको तो बस घर तक ही सीमित रख, और फिर स्टेफनी मैकमैन के साथ जो भी तुझे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है तू कर ले। तो ये करके अभी ये बात हो जाती है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा है। आप स्टोरी लाइन के बारे में बात करो तो वो सही है, लेकिन ये थोड़ी गड़बड़ टेढ़ी चीज़ हो जाती है। और मैं इस चीज़ को मेंशन भी इसलिए कर रहा होता हूँ कि
जो एक WWE फैन WWE को देख रहा है वो उसी तरीके से देखे, वो भटक ना जाए कि उसने WWE क्यों देखनी शुरू करी थी। ब्रॉक लेसनर के फैंस को ये बात सुन के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई कुछ एक ऐसी रिपोर्ट आई है ब्रॉक लेसनर के बारे में जो कि अगर ऐसे ही एग्जीक्यूट होने वाली है तो आने वाले टाइम में वो जो पुराना वाला ब्रॉक लेसनर था, वो जो बीस्ट इनकार्नेट था, ब्रॉक लेसनर की इमेज इतनी धांसू बनी क्यों हुई है? क्योंकि भाई वो मैचेस नहीं हारता, वो जब रिंग में आता है बिल्कुल तहलका मचा देता है, और वही तहलका आजकल ब्रॉक लेसनर मचा नहीं पा रहा है। तो भाई ब्रॉक लेसनर को देख के वो ब्रॉक लेसनर वाली फील आती नहीं है। तो अभी रिपोर्ट ये है कि ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन दोनों ने खुद कम्युनिकेट किया है WWE के साथ में क्रिएटिव लोगों से बात करके कि अब ब्रॉक लेसनर एक भी अपना मैच नहीं हारने वाले। एक भी मैच नहीं हारने वाले से मतलब यह है कि वो अब तब तक मैच नहीं हारेंगे, ऐसा पिच किया गया है जब तक वो ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच ना हो जाए। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ब्रॉक लेसनर का एक नया आर्क आने वाला है जहां पे वो पुराने वाले ब्रॉक लेसनर वाली जो वाइब है उसको वो देंगे। अब तो देखो भाई, अगर आप पुराने वाले ब्रॉक लेसनर का लुक और अभी वाले ब्रॉक लेसनर का लुक देखोगे तो लुक में अभी वाला ब्रॉक लेसनर ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वो वाला ब्रॉक लेसनर इतना जो है गुस्सैल किस्म का और हरामी किस्म का आदमी था कि उसकी शक्ल देख के डर लगता, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वैसी बनी हुई है कि भाई ये वाला ब्रॉक लेसनर तो डेंजरस है। तो शायद WWE अब वो चेंज जो है वो लाने वाली, क्योंकि अगर ब्रॉक लेसनर अपनी पे आ जाए वैसा बंदा भाई तो वो मुंह पे फेंक के मार सकता है विंस मैकमैन के बेल्ट। रोमन रेंज भी अपनी बातें मनवाने पे आ गए हैं, तो शायद लिस्ट में जो अगला नाम है वो ब्रॉक लेसनर का है, जो कि ब्रॉक लेसनर के फैंस को खुश करेगा। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर LA नाइट, ओबा फेमी ये वाले मैचेस होने वाले हैं तो फिर इन सुपरस्टार्स का क्या होगा, जो कि गलत नहीं। मैंने बोला था मेरे को तो एक बोल्ड बात लगती है कि अगर ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का मैच होता है तो अगर ओबा फेमी मैच को हार जाए तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हाँ, क्रिएटिवली उस चीज को सही तरीके से बुक करना आना चाहिए। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो। नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। आरपंत वाला कोड यूज करोगे तो आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है नेचुरल टीन वेबसाइट के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।